लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज लॉकडाउन है, क्या आज दुकानें बंद रहेंगी। अगर आप आज ये सवाल जम्मू कश्मीर में किसी से भी पूछेंगे तो उसके पास इस सवाल का साफ साफ जवाब नहीं है। आप डिप्टी कमिश्नर से पूछें, आप जिले के सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी से पूछें, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज लोगों से आह्वान किया कि आप अपनी दुकानें बंद रखें। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आह्वान पर लोगों ने आज दुकानें बंद रखी हैं, लेकिन जो दुकान खोलना चाहे क्या पुलिसकर्मी आकर उसकी दुकान बंद कराएंगे? अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कोई आपकी दुकान बंद कराने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात करें कश्मीर की तो आपकी दुकान खुलने ही नहीं दी जाएगी, और अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पेंडेमिक एक्ट के तहत हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जम्मू में रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लोगों से गुजारिश करती है कि आप दुकानें बंद रखें और लोग दुकानें बंद वॉलंटरी रख रहे हैं, तो कश्मीर में पुलिस की जरूरत क्यों पड़ रही है दुकान बंद करवाने के लिए, और दुकान बंद क्यों करवाई जा रही है? तो इस सवाल का जवाब कश्मीर का आम नागरिक और वहां का प्रशासन आपको बताएगा कि केसेस का नंबर अभी भी बहुत हाई है, इसमें कोई शक नहीं। केसेस अब भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चाहे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बडगाम की बात करें, बारामुल्ला की बात करें, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में केसेस का नंबर अच्छा खासा है। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन की परेशानी है, और प्रशासन इस बात को समझते हुए कि अगर हम लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, और खासकर ऐसी जगह जिस जगह पर वैक्सीनेशन कराना मुश्किल हो गया, ऐसी जगह जहां पर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कन्विंस करना मुश्किल है, उस जगह पर अगर हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो रिस्ट्रिक्शंस ना लगाने का नतीजा ये निकलेगा कि जो कोविड के केसेस जिस तरीके से नंबर बढ़ रहा है, ये नंबर और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसी के चलते कश्मीर घाटी में प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जो है कोविड का लॉकडाउन एनफोर्स करवा रही है। लेकिन जम्मू में आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है? अगर हम केस नंबर की बात करें तो केसेस का नंबर तो जम्मू में कम है, और आप कल का नंबर भी अगर देखेंगे तो 750 के करीब करीब नंबर है। मान के चलिए 800 लोग कल पॉजिटिव आए हैं। नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। डॉक्टर्स की बात करें तो वो कहते हैं पीक हमने क्रॉस कर ली है, लेकिन डॉक्टर्स इस बात से जरूर चिंतित हैं कि पीक क्रॉस करने के बाद अब हमारे पास अस्पताल में डीआरडीओ हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, दोनों हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट आ रहे हैं वो बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिड हैं, उसके चलते वो हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो यंगर पेशेंट है, नौजवान लोग हैं, वो बहुत कम हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या स्थिति है अस्पतालों की, ये मैं इसलिए आपके पास ला रहा हूं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जम्मू का दरवाजा बंद है आम नागरिकों के लिए, लेकिन डिविजनल कमिश्नर जम्मू का दरवाजा खुला है आम नागरिकों के लिए। यानी डिवकॉम के दफ्तर में आवाजाही है, वहां पर आम आदमी जाकर अपनी शिकायत, अपना दर्द, अपनी तकलीफ सुना सकता है। और अगर आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों कुछ बच्चे डिवकॉम से मिलने के लिए गए, बॉर्डर बटालियन के बच्चे, डिवकॉम ने उनसे मुलाकात की, बात की और उनकी बात सुनी भी। हालांकि उनकी बात डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग ने भी सुनी, लेकिन अभी भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हैं। आपको याद होगा पूर्व डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान ने भी अपने कार्यकाल में एक लंबे समय तक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के दरवाजे बंद रखे थे। जब उनसे कोई जाके सवाल पूछता, वैसे तो वो सवाल किसी को सुनती ही नहीं थी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने जाकर उनसे सवाल पूछ भी लिया तो उनका जवाब यह होता था कि कोविड के कारण हमने ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का दरवाजा बंद करके रखा है। अब आइए जम्मू की स्थिति आपको बताते हैं, और फिर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी हम ये सवाल पूछेंगे कि आप प्रशासन के साथ जब बात करने के लिए जाते हैं तो आंकड़े सामने रखकर बात क्यों नहीं करते? आप भी प्रशासन की हां में हां मिलाते हैं, और आप भी प्रशासन से ये कम से कम क्यों नहीं पूछते कि आप हमें साइंटिफिक बुनियादों पर बताइए कि आपके पास क्या रीजन है, जिस रीजन की बुनियाद पर आप चाहते हैं कि दुकानें शनिवार और एतवार को बंद रहें। एतवार को तो वैसे दुकानें बंद रहती हैं, और कारोबार की परेशानी के चलते आपने देखा होगा कि अब कारोबारी मजबूर हो जाते हैं एतवार को भी दुकान खोलने पर। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं बैंक के लोन की किस्त माफ नहीं होनी, बैंक ने कोई रिलैक्सेशन हमको नहीं देनी। और आज ही मुझे एक और कारोबारी फोन करके ये कह रहा था कि जी बैंक ने, जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर ये कह रहा था कि उन्होंने रिलीफ तो सबको दिया, लेकिन कोविड के बीच में जिनके कारोबार पर असर पड़ा उन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बात उस कारोबारी ने मुझसे कही। अब जाहिर सी बात है कोई डिटेल तफसीलन उनसे बात होगी तो वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो,
वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ी देर तक आपकी दिक्कत और परेशानी समझता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी फिर आपको समझाने लग जाता है कि मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, मैं डिसिप्लिन से चलता हूं, आपने मुझसे लोन लिया है, आपको पैसे तो भरने पड़ेंगे। वो समझाना शुरू करता है। कारोबारी इसी चीज से परेशान है। हर कारोबारी ताकतवर कारोबारी नहीं है। कई कारोबारी ऐसे हैं जिन कारोबारियों का दिन में जो वो कमाते हैं, शाम को उन्हें वही खाना है। और मैं बात कर उन छोटे कारोबारियों की जो रेड़ा चला रहे हैं, जो और कोई काम कर रहे हैं। अब स्थिति क्या है, आंकड़े आपके साथ, ताकि जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो जिम्मेदार हैं वो भी इन आंकड़ों को सुने और वो भी कम से कम प्रशासन से ये सवाल पूछे, अगर आंकड़े ये हैं तो फिर शनिवार का भी बंद क्यों? फिर जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन की जरूरत क्यों? क्या सिर्फ बढ़ते केसेस के चलते हमें लॉकडाउन लगाना है? मैंने बड़ी बार कहा ये कि लॉकडाउन लगाने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए इंसान के पास पर्याप्त कारण होने चाहिए। आप सोचिए, अमेरिका में जहां दिन में 6 लाख केसेस आ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति आपको बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्या कारण है? वैक्सीनेशन पर यकीन है, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा है और अपने सिस्टम पर भरोसा है। आइए अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 64 पेशेंट हैं, 64 पेशेंट हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। इनमें से 28 वो पेशेंट हैं जो जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू आए थे तो वो कोरोना को लेकर नहीं आए थे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को लेकर नहीं आए थे, बल्कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन्हें कोई सर्जरी करानी थी, क्योंकि वो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, क्योंकि उन्हें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई काम था, किसी को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई काम था, कोई एडमिट होने के लिए ऑर्थो में आया, कोई एडमिट होने के लिए सर्जरी के लिए आया। ये सब पेशेंट जब वहां आए तो वहां इनके टेस्ट हुए, ये पॉजिटिव आए तो फौरन इन्हें कोविड पॉजिटिव करके जो अलग कर दिया गया। अब 28 पेशेंट आपके रूम एयर पर हैं और टोटल आपके 64 पेशेंट हैं। अब 28 आप माइनस कर दीजिए 64 में से, तो आपके पास 36 पेशेंट हैं। जिन 36 पेशेंटों में से जो मेरे पास जानकारी है, इस वक्त 7 पेशेंट बाईपैप पर आपके पास बचते हैं 36 पेशेंट। इन 36 पेशेंटों में से 7 बाईपैप पर हैं, 1 वेंटिलेटर पर है और 7 हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है। इसका मतलब 15 पेशेंट आपके पास ऐसे हैं जो पेशेंट सिक कहे जा सकते हैं। 64 में से 15 पेशेंट सिक हैं। इसका मतलब 49 पेशेंट आपके ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव तो हैं लेकिन सिक नहीं है। कोविड पॉजिटिव तो हैं, कोमॉर्बिडिटीज जरूर हैं और बाकी दिक्कतें जरूर हैं, उनका ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है, वो सब चीजें समझी जा सकती हैं, लेकिन आपका नंबर 64 है। आपको दूसरी सेकेंड वेव याद होगी। क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, जिसे वार्ड पे वार्ड खोलना पड़ रहा था पेशेंट्स के लिए, क्या सीडी हॉस्पिटल जम्मू भरा हुआ था? सीडी हॉस्पिटल जम्मू, डीआरडीओ भरा हुआ था, माफ कीजिएगा डीआरडीओ तो उस वक्त था ही नहीं, आपका एमसीएच गांधीनगर वो भरा हुआ था। और आपके जिले के अस्पतालों में परेशानी थी। आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, आपका रजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रजौरी का आपका अस्पताल, आपके श्रीनगर के अस्पताल, बारामुल्ला, कपवाड़ा, इन सब इलाकों के अस्पताल, क्या पोजीशन थी वहां पर? आप बेहतर जानते हैं मुझसे। अच्छा, अब ये स्थिति तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की। अब कुछ लोग सोचेंगे शायद डीआरडीओ में पेशेंटों का रश होगा। वहां पर कुल जो मेरी जानकारी है, वहां पर 26 से 30 तक पेशेंट हैं और इनमें से 7 हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है, 1 वेंटिलेटर पर है, 8 पेशेंट हैं जिन्हें आप सिक कह सकते हैं। 22 से 23 के करीब करीब पेशेंट वहां पर भी रूम एयर पर है और वो भी सिक कितने नहीं है, आइसोलेशन के लिए वो वहां पर है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब बताइए, उसके बाद एमसीएच गांधीनगर। डॉक्टर अरुण शर्मा की तारीफ ना करे इंसान तो संभव नहीं है। हालांकि डॉक्टर भारत भूषण हो, डॉक्टर एडीएस मनहास हो, या डीआरडीओ हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक कुमार हो, या बाकी वहां पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो वहां के हैं, हालांकि वो बातचीत कम करते हैं, आंकड़े प्रेफर करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीआरडीओ हॉस्पिटल के। आप उनसे कभी आंकड़े मांगिए और उनसे पूछिए कि क्या आंकड़े हैं, कैसे हैं। वो पहले आपको आंकड़ों की पूरी साइंस समझाएंगे, फिर चूंकि पत्रकारों को लेकर हर एक व्यक्ति को एक उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है कि इन्हें पता कुछ नहीं है, पता सब कुछ हमें है, हम जो इनको बताएंगे वही इनकी जानकारी है, बाकी जो ये खुद बता रहे हैं वो कोई जानकारी इनके पास नहीं है। तो इस तरह का एक इंप्रेशन, इस तरह का एक बात करने का अंदाज और ढंग जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीआरडीओ हॉस्पिटल का है। आंकड़े पूछिए, आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को फोन करिए, वो बताएंगे आपको आंकड़े। तो आप डीआरडीओ हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन के कर क्या रहे हैं अगर आप आंकड़े नहीं दे सकते? और ये कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिनको छुपाना जरूरी है? और डीआरडीओ हॉस्पिटल जो है टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है कि आपने वहीं पर 40 साल नौकरी करनी है। इट इज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट। चलिए, तो मैं आपको वहां का बताऊं,
कि वहां पर भी जो स्टाफ है बहुत मेहनत कर रहा है, वहां जो बाहर गार्ड हैं, गार्ड से लेकर वहां पर डॉक्टर्स तक सभी डीआरडीओ हॉस्पिटल में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आए तो उस कोविड पॉजिटिव को ठीक करके जो है वापस भेजा जाए। और बहुत बड़ी तादाद में डीआरडीओ हॉस्पिटल से लोग रिकवर होकर घर गए हैं, और एक एक लॉट में 30-30 पेशेंट जो है वो डीआरडीओ हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। हालांकि लार्जली वहां पर पेशेंट जो है माइल्ड से मॉडरेट डिजीज वाले जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को मॉडरेट से स्वेयर डिजीज है तो उसे फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ही शिफ्ट करना पड़ता है। तो एमसीएच की अगर मैं बात करूं तो एमसीएच में 16 पेशेंट हैं और कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन पर नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कोविड के थर्ड वेव के बीच में भी डॉक्टर अरुण शर्मा को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उनको और उनकी टीम ने इस कोविड की थर्ड वेव के बीच में भी बहुत सारी सर्जरीज की हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सर्जरीज की हैं। जरूर वो कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि वो कहानी शेयर करने का वक्त नहीं है, फिलहाल सिर्फ सवाल ये है कि अब अगर टोटल सिक पेशेंटों की तादाद देखी जाए वो 23 के करीब करीब है। 23 पेशेंट है वो सिक हैं। चलिए 23 की जगह 30 मान के चलिए कि आपके जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट सिक हैं, जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, जो वेंटिलेटर पर है या जो बाईपैप के ऊपर है। बताइए 30 पेशेंटों के लिए दुनिया के कौन से कोने में वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? दिल्ली में केसेस का नंबर देखिए, उस केसेस के नंबर को ध्यान में रखिए और उसके बाद दिल्ली में देखिए कि क्या कुछ किया जा रहा है। मां बाप परेशान है कि स्कूल कब खुलेंगे। अभी तक ना तो सरकार के पास स्कूलों को लेकर कोई प्रोग्राम है, प्लान है, कोई प्रोग्राम प्लान सरकार के पास नहीं है कि कब स्कूल खोले जाएंगे। अब हालांकि वैक्सीनेशन भी हो रही है, स्कूलों के मालिकान भी परेशान हैं, स्कूलों के टीचर भी परेशान हैं कि अब 2 साल 3 साल के बाद कब स्कूल खुलेंगे और जब बच्चे स्कूल आएंगे तो क्या होगा। जहां पर सरकारें ये सोचते हुए साइंटिफिक रीजनिंग को दरकिनार करके डॉक्टर्स से सलाह मशवरा किए बगैर, वायरोलॉजिस्टों और एपिडेमोलॉजिस्टों की सलाह लिए बगैर सीधा तय करते हैं कि लगा दीजिए वीकेंड रिस्ट्रिक्शन। और वीकेंड रिस्ट्रिक्शन का भी एक तमाशा बनता है कि चैंबर कहता है कि जनाब फ्राइडे के दिन दुकानें पूरा 9 बजे तक खुली रहेंगी। वीकेंड रिस्ट्रिक्शन में चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर कहता है कि जनाब 2 बजे तक रहेंगी। तो क्यों तमाशा बनवा रही है जम्मू कश्मीर की सरकार अपना? क्यों तमाशा बनवाते हैं आप अपना? यानी आप अगर वीकेंड रिस्ट्रिक्शन कह रहे हैं 2 बजे तक, तो आप कहिए ना स्पेसिफिकली कश्मीर रीजन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पर केस लोड इतना होगा वहां पर ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जहां पर केस लोड इतना होगा वहां ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन इतनी होगी वहां रिस्ट्रिक्शंस इतनी रहेंगी। तो इस तरीके से कंप्लीट एक साइंटिफिक सा ऑर्डर निकलना चाहिए जिससे कम से कम कारोबार करने वाले लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, दुकानों में और रेस्टोरेंटों में काम करने वाले कारोबारी नहीं बल्कि वहां काम करने वाले वो लड़के सड़कों के ऊपर आ गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब आप लॉकडाउन लगाते हैं, आपके लिए तो हो जाता है कि आपने ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे मालिकों का काम जो है वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को बढ़ जाता है, इन्हीं दिनों में आप लॉकडाउन लगाते हैं। तो जब लॉकडाउन लगता है, उन्हें लगता है कि हमारी कमाई कम हो रही है, तो जहां 10 लड़के काम कर रहे थे वहां 4 कर दिए जाते हैं, 6 को निकाल दिया जाता है। तो बेरोजगारी भी इससे बढ़ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह कहा था कि आप लोकल कंटेनमेंट मेजर्स पर फोकस करिए, आप लॉकडाउन लगाने वाला जो है, आप लॉकडाउन कहीं नहीं लगाएंगे। बाबू ने इसमें से भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा लगाओ नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन। अब ये नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन किसी की समझ में नहीं आ रहा, कारोबारी भी परेशान। और आज एक और तमाशा आपको जम्मू शहर में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि ना देखने को मिले, पर होगा जरूर, इसकी उम्मीद और तवक्का है हमें। शराब की दुकानें आज खुली मिलेंगी आपको। तो ये बिजली का कारोबारी, ये बाकी दुकानें का, कपड़े का कारोबारी, वो ये पूछता है कि जनाब शराब की दुकान एसेंशियल हो गई और हम नॉन एसेंशियल हो गए। तो इसलिए जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी और बाकी कारोबारी संगठन भी जब आप वीकेंड रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं या वीकेंड रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात अपने ऊपर करते हैं तो सराहनीय है कि आप समझते हैं कि सरकार की मदद की जानी चाहिए, लेकिन सरकार से आंकड़ा भी तो मांगिए, जिस आंकड़े की बुनियाद पर सरकार आपसे गुजारिश कर रही है कि जनाब कोविड के फैलने का खतरा है, आप वीक में 2 दिन बंद करिए। अब 2 दिन बंद करके क्या होगा? अब सरकार कतई ये न कहे कि जी जो हमने 2 दिन का बंद किया इसके कारण केसेस कम हुए हैं। आप किसी भी एपिडेमोलॉजिस्ट को, वायरोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को अगर ये कहेंगे कि जनाब सैटरडे संडे जो हमने बंद किया ना इसके कारण केसेस कम हो गए, तो वो हंसेगा आपके ऊपर। वो इसलिए हंसेगा कि अगर ये वाकई कोई मैग्नेटिसी फार्मूला होता, कोई कमाल का फार्मूला होता, तो फिर कश्मीर में केसेस कम होने चाहिए थे, फिर जम्मू के बाकी इलाकों में केसेस कम होने चाहिए थे।
तो वीकेंड लॉकडाउन जो है इज नॉट अ वे आउट। वे आउट इसमें से आपको ढूंढना है, आप लोग पॉलिसी प्लानर्स हैं, और वे आउट तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप डॉक्टरों से, डॉक्टरों की टीम से इंडिपेंडेंटली उनको हिम्मत दें, हौसला दें उन्हें। डॉक्टर्स की तो, जम्मू कश्मीर की सरकार में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनकी तो हालत यह है कि एक प्रिंसिपल ने ऑर्डर निकाल दिया, कोई पत्रकारों से बात नहीं करेगा। डॉक्टर इतने घबराए और इतने डरे हुए, कोई पत्रकारों से बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इंफॉर्मेशन तक देने के लिए तैयार नहीं कि जनाब हमें ऑर्डर आ गया, हमने कोई बात नहीं करनी। ये तो हालत है। तो इन डॉक्टरों से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जिस वक्त आपको कहीं मीटिंग में बैठेंगे, पॉलिसी प्लानिंग में बैठेंगे, तो खुल के आपको कहेंगे कि जनाब आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आपका तरीका गलत है। क्योंकि सब जानते हैं कि यहां पर तरीका यह है कि अगर कोई बोला, जिसने भी बोला कि जनाब, और पिछले प्रशासन में भी हमने जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही शासन में यह भी देखा था कि एक डॉक्टर बीच में से बोल गए थे। उन्होंने कहा जनाब जो आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। और लंबे समय तक बेचारे दाएं बाएं घूमते रहे। उन्हें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटाकर एक अनइंपॉर्टेंट पोजीशन पे फौरन भेज दिया गया। बोले कैसे आपने बोला कैसे हमारी? तो फिर आप डॉक्टर्स को बुलाते क्यों हैं? फिर आप डॉक्टर्स की ये टीमें क्यों बनाते हैं? और जब डॉक्टर्स की टीम्स भी बनती हैं तो क्या आप लोग सीडीएसए में देखते हैं वो क्या कर रहा है? क्या आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस क्या है? क्या आप देख रहे हैं कि आईसीएमआर कोविड-19 को लेकर क्या कह रहा है? तो जाहिर सी बात है, आपने जो कुछ लेना है वो तो इन्हीं इंस्टीट्यूशन से लेना है। क्या आप देख रहे हैं कि लैंसेट के जर्नल में क्या पब्लिश हो रहा है? क्या आप पता कर रहे हैं कि एफडीए की नई गाइडलाइंस क्या है? तो ये सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जाएं ताकि कोविड से भी लड़ाई लड़ी जा सके और कारोबारियों को भी परेशानी ना आए। वरना यही होगा कि आज सेल्फ इंपोज रिस्ट्रिक्शन है, जम्मू चैंबर ने कह दिया, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। अब उधमपुर के कारोबारी हों या अलग अलग जिलों के कारोबारी, वो परेशान है कि भाई कमाल की बात है, वहां चैंबर डिसाइड करता है, यहां डीसी साहब डिसाइड करते हैं। तो इसलिए इस कंफ्यूजन और कियोस को एडमिनिस्ट्रेशन को दूर करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो कारोबारी है उनको कारोबार करने में दिक्कत ना आए और आंकड़ों की बुनियाद पर सरकार यह फैसला करे कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए।